हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DLED B.Ed एकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, आज क्लियर कर लेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे चार्ट से। ठीक है, तो चार्ट से जो है वो जल्दी कवर होता है, सबको मतलब हमेशा याद रहता है, भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चलिए आते हैं, पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे वर्णमाला जो है, हाँ, ये वर्णमाला जो है ये स्वर प्लस व्यंजन दोनों से मिलकर बनती है वर्णमाला। ठीक है, हिंदी में वर्णों, स्वर और व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, जिसमें 11 स्वर होते हैं, हाँ, और व्यंजन कितने होते हैं? 41। ठीक है, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा, आप अभी नोट ना करना। इन वर्णों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला, और यही जो व्यवस्थित, जैसे हम पहले स्वर लिखेंगे फिर व्यंजन लिखेंगे, तो यही जो व्यवस्थित समूह है हम उसको, जैसे एक नहीं होता, आप लोग टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हो, तो वही है कि क्रमबद्ध तरीके से हम इसको जो लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई होती है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लेना। वर्ण जो है हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, आते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला आपको पता ही है कि स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनता है क्या? वर्णमाला। ठीक है, तो चलिए आते हैं वर्णमाला देखते हैं। ये रहा आपका स्वर, ये रहा आपका व्यंजन। तो स्वर को हम कितने भाग में विभाजित किए हैं? 2 में, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, स्वर के कितने भेद हुए? ह्रस्व स्वर पहला और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर बेटा कितने होते हैं? 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है? जो जैसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अ फिर छोटी बड़ा उ। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में क्या आ जाएगा? ये छोटी ई आ जाएगा। ठीक है, बड़ा उ किस में चला जाएगा? या फिर बड़ी ई किस में चला जाएगा? तो दीर्घ में। ठीक है, हाँ, तो ये ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ठीक है, फिर ई, फिर उ और फिर री। ठीक है, ये चारों जो हैं वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? लिख लीजिए, 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ठीक है, ई, उ, ठीक है, और री। ठीक है, ये 4 जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन सा? आ, फिर बड़ी ई, बड़ा उ, फिर ए, फिर ए, फिर ओ और औ। ठीक है, औ। ठीक है, तो दीर्घ स्वर हमारे कितने हुए? 7। ठीक है, स्वर हमारे कितने हुए? 4। ये हो गया 4 और दीर्घ स्वर हो गया 7, और 4 7 कितना होता है? 11। ठीक है, तो हमारा स्वर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? स्वर का टोटल संख्या कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7, और इन दोनों को मिला के हमारा क्या हो गया? 11। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन पे। ऐसे ये चार्ट बहुत अच्छे से आप लोग भी मन करे तो बना लीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत मतलब हमेशा डेली यूज़फुल रहेगा। तो आते हैं व्यंजन को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? स्पर्श व्यंजन में, ठीक है, स्पर्श व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन में, आगत और फिर
संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि हाँ स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, और आगत व्यंजन और फिर संयुक्त व्यंजन। ये एकदम से पूजे से आप लोग एक दो बार ये चार्ट देखोगे ना, और मन करे तो अगर रूम पे अगर लगा लोगे, अगर सामने से दिखे कहीं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत क्लियर होगा। जैसे ये एक ही बार आप एक दो बार देख लोगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चार्ट बनने का यही फ़ायदा होता है, और एग्जामिनर भी बहुत अच्छे से नंबर देता है, क्योंकि उसको चार्ट से डायरेक्टली समझ में आ जाता है। और आप चाहे जितना भी लिखो तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि अरे नहीं, और चार्ट से मतलब एक बार में किसी को भी समझ में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, व्यंजन में आते हैं, क्या देखते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, ये 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, ये पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये चार्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्पर्श व्यंजन कितना हो गया, 25। हाँ, जैसे देखिए इसमें कैसे होता है, ये हो गया आपका क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ अंग। ठीक है, ये हो गया आपका क ख ग घ अंग 5। ठीक है, फिर ये हो गया आपका, जैसे ये मान लीजिए आपको पता है स्पर्श व्यंजन हमारा कितना हुआ, 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद से ये ये जो पहली लाइन है तो इसको हम कहते हैं क वर्ग। फिर ये जो दूसरी लाइन है इसको हम कहते हैं च वर्ग। फिर उसके बाद से ये जो तीसरी लाइन है इसको हम ट वर्ग कहते हैं। फिर चौथी लाइन को हम त वर्ग कहते हैं, और फिर पांचवी लाइन को हम प वर्ग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क वर्ग में क्या क्या आया है, क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, फिर ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, फिर त वर्ग में त थ द ध न, फिर प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, और इसके साथ साथ ये दोनों भी हैं। हाँ, ठीक है, और इसीलिए हमारा जो है स्पर्श व्यंजन कितना हुआ, आप लोग काउंट करो, 25 हुआ, और ये इन दोनों को मिला के +2 तो 27। वैसे 25 ही होता है, मान्य कितना है स्पर्श व्यंजन में, 25। ठीक है, हाँ, फिर आगे देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हुए, य र ल व। ठीक है, ये कितने हैं, 4। अंतस्थ व्यंजन आपके कितने हैं, 4, य र ल और फिर व। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ऊष्म व्यंजन कितने हुए, ये ऊष्मा पैदा करता है। ठीक है, तो ये स, फिर श ह, ये ऊष्मा पैदा करते हैं। ठीक है, ये मुंह में जो है हमारे गर्मी पैदा करते हैं, ऊष्मा पैदा करते हैं, इसीलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, श स श ह। ठीक है, फिर आगत व्यंजन किसे कहते हैं, ज और फ को हम क्या कहते हैं, आगत। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, श्र त्र ज्ञ श्र। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हुए, ये आपका संयुक्त व्यंजन आपका कितना हुआ, 4 हुआ। आगत व्यंजन हमारा कितना हुआ, 2 हुआ। ऊष्म व्यंजन हमारा कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमारा कितना हुआ, 4, और ये हो गया 25। ठीक है, 25। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्वर की कुल संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, और व्यंजन की कुल संख्या 41। ठीक है, और 11 + 41 मिला के कितना हो गया, 52। ठीक है, 52। ठीक है, तो इसका कुल संख्या कितना हो गया, 52। किसी को कोई डाउट है, आप लोग पहले ही देखे हो कि
स्वर कैसे घेरा हुआ है, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व का 4 और दीर्घ का 11। ठीक है, ह्रस्व का 4 और दीर्घ का 11 मिला, दीर्घ का 7 मिला के देखिए, ह्रस्व का 4 और फिर दीर्घ का 7 मिला के, तो 4 + 7, ठीक है, कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा स्वर जो है वो कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, हमारा स्वर जो है ये कितना हो गया, 11 हो गया। फिर व्यंजन में आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन में हमारा कितना आता है, 25। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में हमारा कितना हो गया, 4। ऊष्म व्यंजन कितना हो गया, 4। आगत व्यंजन 2। संयुक्त व्यंजन 4। आप लोग साथ में रिपीट करो, क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा कि हाँ ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और री। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और री। आगत व्यंजन ज और फ। ऊष्म व्यंजन जो ऊष्मा पैदा करते हैं, श। फिर षटकोण वाला श, फिर षडक वाला स, फिर ह। ये जो है हमारे मुंह में ऊष्म पैदा करते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25। हाँ, ये इसको ऐसे जैसे क, च, ट, तप। ठीक है, ये वर्ग है। हाँ, इसका जो पहला लाइन है ये वर्ग हो जाए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और फिर प वर्ग। ठीक है, स्वर की कुल संख्या कितनी हो गई, स्वर की कुल संख्या हमारा हो गया 11। ठीक है, व्यंजन की कुल संख्या कितना हो गया, 41। तो 41 + 11 कितना हो गया, 52, 52। ठीक है, हाँ, तो हमारा वर्णमाला कितना हो गया, 52। चलिए आते हैं अब आगे की तरफ। हाँ, अब हम लोग देखें कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, अभी तक तो स्वर की संख्या आप लोगों ने देखा, अब हम लोग देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं, किसे कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो। ठीक है, जो स्वर है ये किसी की सहायता नहीं लेता है। मैंने पहले वीडियो में स्वर आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया था, एक्सप्लेन किया था कि जो स्वर है, जैसे मैं आपको समझा दूं कि ये कोई व्यक्ति है। हाँ, और इसे क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, इसका ये जो सामान है, हाँ, इसको ले जाना है, तो ये अपना ले जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसको भी यही सामान ले जाना है, लेकिन ये नहीं ले जा पा रहा है। मान लीजिए ये मोटा है और ये मान लीजिए पतला है। ठीक है, हाँ, ये पतला है लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये ले जा रहा है इसको, इस सामान को ये बिना किसी की सहायता के क्या कर रहा है, इस सामान को ये ले जा रहा है। और ये व्यक्ति जो है ये मोटा ताजा है, तो ये इससे नहीं उठ रहा है, इसको उठने बैठने में तकलीफ होगी, तो ये नहीं ले जा पा रहा है। तो स्वर जो है, ये मान लीजिए ये स्वर है, इसका नाम क्या है, स्वर। ये सामान बिना किसी सहायता के अपने घर ले जा रहा है। और ये मान लीजिए ये है व्यंजन, जो इसकी सहायता ले रहा है, ये कह रहा है कि थोड़ा मेरा सहायता कर दो। ठीक है, तो ये स्वर जो है, ठीक है, ये जो है इसका हेल्प करने जा रहा है, तो सोच रहा है कि चलो मैं अपना भी ले जा रहा हूँ, इसका भी हेल्प कर दूँ ताकि ये भी लेके जाए। क्लियर हो गया आपका। ठीक है, ये स्वर है। ठीक है, ये अपना काम खुद कर लिया, और ये व्यंजन है, तो ये इससे हेल्प भी मांग लिया। ठीक है, व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता क्या करता है, मांगता है, लेकिन स्वर जो है वो अपना काम खुद कर लेता है। ठीक है, तो स्वर कभी नहीं भूलेगा। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए, ये नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छी नोट्स बनेगी आपकी। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और फिर प्लूत स्वर। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। स्वर हर्ष स्वर क्या होता है, जैसे ये मैंने अभी आपको बताया, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, अ, ई, उ और फिर री, ठीक है। इनके उच्चारण में इनका कोई मात्रा नहीं है ना, अभी जैसे मान लीजिए अ का कोई मात्रा नहीं आपको पता है, ठीक है, तो इसमें कम समय लगा, तो इसी वजह से जो है इनके में, इन चारों में कम समय लगता है। हर्ष स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। याद कर लीजिए, जिन स्वरों को के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, कौन कौन से, अ, ई, ठीक है, उ और री, ठीक है। अब आते हैं दीर्घ स्वर को देखते हैं, ठीक है, कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, ठीक है। अब अधिक समय कैसे लगा, जैसे मान लीजिए ये आपका हर्ष स्वर है, ये आपका दीर्घ स्वर है, ठीक है। इसमें एक मात्रा बढ़ा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो जब एक मात्रा बढ़ेगा, हाँ, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, तो इसके अपेक्षा इसमें जो है ज़्यादा समय लगेगा ना। तो फिर इसी के वजह से इसे हम कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय, ठीक है, या फिर उससे अधिक समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, मान लीजिए इसमें अ था हर्ष स्वर में, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें एक मात्रा है, तो आखिर इसको बोलेंगे तो समय तो लगेगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई घर है, ठीक है, और मुझे बस किसी को यहीं तक जाना है और यहाँ पे कोई आदमी, इसको दोनों घर पे जाना है, तो इसको टाइम तो लगेगा ना जाने में, 1 मिनट का ही समय लगे लेकिन लगेगा। तो इसीलिए हर्ष स्वर से अधिक समय किस में लगता है, दीर्घ स्वर में, ठीक है। और फिर ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। आपको पता है आ, बड़ी ई, इसे हम बड़ी ई को कैसे बोलते हैं, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ठीक है, ऐसे। हाँ, अब आते हैं प्लूत स्वर पे। आपको हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर क्लियर हो गया होगा। प्लूत स्वर, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से लगभग 3 गुना अधिक, इसमें 2 गुना, इसमें 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। आज तक बस एक यही वर्ड डिफाइन हुआ है प्लूत स्वर में। जैसे इसकी मात्रा है इसमें, ठीक है, प्लूत स्वर में इसकी मात्रा है ना। जैसे हम जब ओम कहते हैं तो इस ओम कहने में कभी भी थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप कह के देखो ओम, ठीक है, समय लगा। पंडित लोग अक्सर ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे कह देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो गलत है, क्योंकि ये ओम हमेशा से थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो हर्ष स्वर से कितना, 3 गुना अधिक समय इसमें लगा। स्वर की कुल संख्या आप देखते हैं, 11 आप देख ही चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से क्लियर कर लो। अ, ई, उ, री, ठीक है। अब ये टोटल है, हर्ष दीर्घ दोनों को मिला के यहाँ पे पूरा 11 लिखा है, ठीक है। हर्ष और दीर्घ दोनों को मिला के यहाँ पे लिखा है। अ, ई, उ, री, ठीक है, ये अ, ई, उ, री क्या हो गया, हर्ष स्वर हो गया। ठीक है, अब ये आ, फिर दीर्घ ई, दीर्घ उ, फिर ए ओ औ, ये हो गया आपका 7, कितना, क्या है ये, दीर्घ, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमारा टोटल स्वर कितना हो गया, 11 हो गया। टोटल स्वर कितना हो गया, 11, ठीक है। स्वरों की कुल संख्या पूछ दी है तो आप क्या बताएंगे, 11, ठीक है। फिर आते हैं आगे पे, हर्ष स्वर की कुल संख्या 4, ठीक है। और ई, उ और री दीर्घ स्वरों की कुल संख्या हो गया आपका 7। मात्रा किसे कहते हैं, ठीक है।
आपसे पूछ दिया अगर कि हम मात्रा किसे कहते हैं, स्वर के निश्चित चिन्हों को हम क्या कहते हैं, मात्रा। जैसे आ का ये जो है ये निश्चित चिन्ह है, हाँ आ का यही मात्रा है ना, तो जैसे ठीक है, तो ये मात्रा हो गया, तो ये निश्चित चिन्ह है, इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब आते हैं व्यंजन, ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ठीक है। व्यंजन हम किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण, वो जो गैर स्वर हैं उनकी सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है, ठीक है। स्वर की सहायता से क्या है, व्यंजन का उच्चारण होता है। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन 5 होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, सोचना नहीं। व्यंजन स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, आगत व्यंजन हो गया और फिर संयुक्त व्यंजन हो गया, ठीक है। व्यंजन आपको क्लियर हो गया। जो गैर स्वर, ठीक है, आपके स्वर कितने हैं, गैर। उन व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, टोटल 41, ठीक है। व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 41। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 27, ठीक है। वैसे तो 25 है, लेकिन इसको और इसको लेके कितना हो गया, इन दो को लेके 27 हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर था। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। ये 5 क वर्ग में आ गया। फिर आता है आपका च वर्ग, ठीक है। तो ऐसे, हाँ, तो ये टोटल कितना हो गया, 27, 27, लेकिन वैसे 25 ही आपसे एग्ज़ाम में ऑप्शन में देगा, ठीक है। फिर और आते हैं अंतस्थ व्यंजन पे। ये कितने होते हैं, 4, ठीक है। कौन कौन से, य, र, ल, व, ठीक है। फिर ऊष्म व्यंजन, सल्जन का श, षटकोण का श, और फिर सड़क का स, और फिर ह, ठीक है। ये 4 जो है ये हमारे मुंह में क्या पैदा करते हैं, ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा पैदा करते हैं, इसीलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये कितने, इनकी संख्या कितनी है, 4, ठीक है। फिर आते हैं आगत व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 2। कौन कौन से हैं आगत व्यंजन, ज और फ, ठीक है। ये जैसे अगर ये आज क्लियर रहेगा आपको, तो अल्प प्राण महाप्राण जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। जब ये याद रहेगा तो आपको समझने में जो है ज़्यादा परेशानी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ठीक है। फिर संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 6, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 4। पहला है आपका 6, ठीक है। ये किसके योग से बना है, ये भी मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से देख लेना, बहुत अच्छी क्लास चली थी, ठीक है। तो ये होते हैं 4। तो मान लीजिए ये किससे मिलके बना है, क, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है। और श के योग से क्या बना है, 6, ठीक है। फिर ये बहुत अच्छे से मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, आपको याद हो जाएगा। त और प्लस र से मिलके क्या बना है, त्र बना है, ठीक है। फिर ज्ञ जो है किसके योग से बना है, ज प्लस य से मिलके हमारा ज्ञ बना है। लास्ट वन क्या है हमारा, श्र, ऐसे हम लिखते हैं ना, श्री, अपने पापा का नाम ऐसे, हाँ, तो वही है आपका श्र। ये स प्लस र के योग से बना है। ये पूछ देता है कि ये जो जैसे मान लीजिए ये त्र किसके योग से बना है, आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा,
त प्लस र, ठीक है। फिर आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाह किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर अयोगवाह कौन से वर्ड होते हैं। तो अंग और अह जो है ये दोनों क्या हैं, अयोगवाह हैं। अयोगवाह वर्ड होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। ये हमारा अनुस्वार है और ये हमारा क्या है, विसर्ग का चिन्ह है। ये आप लोग कहीं नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये हमारा अनुस्वार है, ये हमारा विसर्ग है, ठीक है। स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत, ठीक है, जो स्वर के बाद ये क्या है, जैसे ये देखिए ये हमारा स्वर है, इसके बाद ये बिंदी जो है इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंठ, ठीक है, तो कंठ में ये क्या है, विसर्ग है, ठीक है। और फिर अनुस्वार है, ठीक है, और विसर्ग तो ये है। जैसे फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ आपको, अनुस्वार क्या है, ये है, ठीक है। तो स्वर के बाद ये जो अ के बाद इसको हम अगर लगाएं तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। और विसर्ग का चिन्ह ये है, ठीक है। तो महाप्राण सूचक एक स्वर है जिसे प्रातः में विसर्ग लग गया, ठीक है। तो अनुस्वार का चिन्ह ये है, विसर्ग का चिन्ह ये है, ठीक है। अब आते हैं भारत सरकार द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ ही चुके हो कि व्यंजन कितने होते हैं, 41, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 11, और इन दोनों को मिला के हमारा 12 हो गया, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। आपको हर्ष स्वर दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3, हर्ष स्वर दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्लियर हो गया होगा। हर्ष स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 11, ठीक है। फिर है आपका व्यंजन कितने होते हैं, 41, और फिर आता है आपका स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। हाँ, अगर उन दोनों को हम जोड़ दें तो 27, ठीक है, 27 हो जाएगा। वैसे ऑप्शन में हमेशा 25 ही दिया रहता है, तो 25 हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आगत व्यंजन, ठीक है। फिर क्या है, ऊष्म व्यंजन कितने हैं हमारे, तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन 4, और ये वाला श हो गया, ठीक है। फिर षटकोण श, फिर सड़क का स, फिर ह, ये ऊष्मा पैदा करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन आपको पता ही है, संयुक्त व्यंजन कितने थे, तो ये भी 4 थे। कौन कौन से, ये श किसके योग से बना था, क और श के योग से बना था, है ना, त्र, ठीक है। और फिर हमारा त्र के बाद क्या है,